नमस्कार साथियों, आधुनिक भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पहली कक्षा में आपका स्वागत है। साथियों, इतिहास सीरीज का यह पहला वीडियो है जो कि बीपीएससी टीआरई परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 3.0 एवं 4.0 के लिए, और साथ ही यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए भी ये कक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको आधुनिक भारत का इतिहास के विषय में जो सबसे ज़रूरी चीज़ जानना है वह है कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। तो 1757 जब प्लासी का युद्ध हुआ था वहाँ से लेकर 1947 यानी स्वतंत्रता प्राप्ति तक। तो आपको आधुनिक भारत का इतिहास का कालक्रम जो है ये ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात होती है तो हम इसको 1885 में कांग्रेस की स्थापना से जोड़ते हैं और वहाँ से 1947 यानी स्वतंत्रता प्राप्ति तक लेते हैं। तो आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको 1885 से 1947 तक। और इसके बाद फिर जब हम आधुनिक भारत का इतिहास की बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो आपका पहला इतिहास है 1757 से 1857 तक, यानी क्रांति तक का, जो आपको 1857 की जो क्रांति हुई थी वहाँ तक का जो आपका समय है, एक भाग वो हो गया। और दूसरा भाग आपका 1857 यानी क्रांति के बाद से जो है आज़ादी तक। इसके अलावा साथियों, अगर ब्रिटिश शासन की बात की जाए तो आपका ब्रिटिश शासन दो भाग में विभाजित है। पहला है 1773 से 1858 जिसको कंपनी शासन के नाम से जाना जाता है, चूँकि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी जो है यहाँ पे शासन कर रही थी। इसके अलावा 1858 से 1947 में ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो है शासन माना जाता है, जिसके अंतर्गत जो ब्रिटेन के सम्राट या ब्रिटेन की जो साम्राज्ञी होती थी, महारानी होती थी, तो उनके अधीन जो है भारत को 1858 से 1947 के बीच रखा गया है। तो आपको कंपनी शासन 1773 से 1858 और 1858 से 1947 ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन, ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत की स्थिति रही है। आगे बढ़ते हैं, पाठ 1 में आते हैं। पाठ 1 हमारा है कि ब्रिटिश एवं अंग्रेज़ों का भारत में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने से पहले हमें चूँकि ब्रिटिश के अंतर्गत जो है भारत काफ़ी समय तक जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, तो इसलिए हमको अंग्रेज़ों की जो भारत में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला फैक्ट याद रखना है कि 1600 में 31 दिसंबर 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और यह प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। और यह जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वह महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर, जिसको आदेश पत्र कहा जाता है, उसके द्वारा जो है जारी करके स्थापना किया गया। और इस समय आपको ध्यान रखना कि भारत के मुग़ल सम्राट अकबर थे। अकबर का जो समय है वो 1556 से 1605 है। तो आपको ध्यान रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत के मुग़ल सम्राट अकबर थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपको ध्यान रखना कि 1608 में विलियम हॉकिंस भारत आया और यह ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बन के आए थे। और साथ में 1609 में विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आए थे। और आपको यह ध्यान रखना, और साथ में जहांगीर का जो समय है वह है 1605 से 1627 तक ये भारत के जो है मुग़ल सम्राट थे। फिर इसके बाद आपको जो है ध्यान रखना है कि 1615 में सर थॉमस रो, जो कि राजा जेम्स प्रथम के राजदूत थे, वो जहांगीर के दरबार में आए थे। तो 1615 भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा 1662 में जो है ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी, जिनको कैथरीना ब्रिगेंजा के नाम से जाना जाता था, उनसे विवाह करने के बदले दहेज में बॉम्बे दिया गया था। तो आपका जो बॉम्बे है, जिसको आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, तो बॉम्बे को जो है दहेज में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मिला था पुर्तगालियों की तरफ से। और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर जो है बॉम्बे सौंप दिया था। तो इस प्रकार बॉम्बे पे ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया था। फिर इसके बाद 1717 में जो है उस समय मुग़ल सम्राट थे फ़ारूक सियार, और उन्होंने शाही फरमान जो है जारी किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है मुग़ल सम्राट फ़ारूक सियार से शाही फरमान प्राप्त किया, जिसमें अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूटें प्रदान की गई थीं। उसके बाद साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जो घटना होती है अंग्रेज़ों से संबंधित भारत के इतिहास में, तो वह थी 23 जून 1757 को,
और 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध होता है और इस युद्ध में बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसको जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है युद्ध में हरा दिया और इस प्रकार जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। तो आपको ध्यान रखना है कि 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा और इस हार ने जो है और साथ में रॉबर्ट क्लाइव की जीत ने जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को स्थापित किया। फिर इसके बाद जो है 1764 में आपको ध्यान रखना, जो कि सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है, ब्रिटिश भारत के इतिहास में सबसे निर्णायक युद्ध जो माना जाता है वह है 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया बक्सर का युद्ध। तो ये बक्सर का युद्ध सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है ब्रिटिश भारत के इतिहास में। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात था कि बंगाल का नवाब, साथ में अवध नवाब और साथ में मुग़ल बादशाह, यानी 3 जो उस समय के थे, तो उन लोगों की जो संयुक्त सेना थी, यानी कि बंगाल के नवाब की सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना, साथ में मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड की सेना, तो इन लोगों की संयुक्त सेना ने जो है अंग्रेज़ों से टक्कर लिया था। लेकिन इसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इनको पराजित कर दिया और पराजित करने के वजह से जो है और साथ में अंग्रेज़ों की विजय ने भारत में जो है अंग्रेजी शक्ति की जो है एक वास्तविक नींव जो थी उसको डाली। और आपको ध्यान रखना, जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया हुआ था बक्सर का युद्ध ब्रिटिश भारत के संबंध में। और इसके साथ ही जो है आर्थिक दृष्टि से सबसे समृद्ध बंगाल प्रांत जो था वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। फिर आपको जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि की गई और चूँकि आपको यह फैक्ट ध्यान रखना है कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने बक्सर विजय प्राप्त किया था, लेकिन जो इलाहाबाद की संधि थी वो रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज़ों की तरफ से की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज़ों की तरफ से की थी और इन्होंने मुग़ल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो प्राप्त कर ली थी किसने, तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुग़ल सम्राट से। और दीवानी का मतलब यहाँ पे होता है राजस्व संबंधी अधिकार। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेज़ों ने फिर जो है चूँकि नवाब का उस समय डेथ हो चुका था, तो उसके बाद फिर जो है जो कठपुतली नवाब बनाया वो नजीमुद्दौला को बनाया, जो कि उस समय के नवाब का पुत्र था। और साथ में आपको जो प्रश्न पूछा गया बीपीएससी में कि बंगाल का नायब सूबेदार कौन था, तो ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना मोहम्मद रजा खान उस समय जो है बंगाल के नायब सूबेदार थे, पहले और आखिरी थे। फिर आगे बढ़ते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको जानना है। रॉबर्ट क्लाइव सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। जब ब्रिटिश भारत के शासन का नींव डालने की बात आती है तो वहाँ पे जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव उस समय बंगाल के गवर्नर थे। ये 2 समय थे, तो एक पहला इनका समय 1757 से 1760 के बीच में, यानी पलासी के युद्ध में जो है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने जो है सिराजुद्दौला को हरा दिया था। और उसके बाद 1764 से 67 में, यानी बक्सर विजय के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव फिर से बंगाल के गवर्नर बनते हैं और 1765 में इलाहाबाद की संधि को इन्होंने अंग्रेज़ों की तरफ से अंजाम दिया था। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि क्लाइव ने बंगाल पर द्वैत शासन के लिए, लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल पर द्वैत शासन के लिए जो है कॉन्सेप्ट दिया था, अवधारणा दी थी, जो 1765 से 1772 के बीच में बंगाल में लागू हुई थी। और इसके अंतर्गत बंगाल पर द्वैत शासन के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि दीवानी, जिसको राजस्व वसूलने संबंधी जो चीज़ें होती हैं, और साथ में निजामत, जिसके अंतर्गत पुलिस एवं न्यायिक कार्य आते हैं, तो इन दोनों को जो है कंपनी के नियंत्रण में अप्रत्यक्ष रूप से आ गए। तो कंपनी का जो शासन था वो बंगाल पर जो स्थापित हुआ वो द्वैत शासन के नाम से जाना गया। यहाँ पे दीवानी को अलग और साथ में निजामत को अलग करके जो है और दोनों को कंपनी के नियंत्रण में जो है अप्रत्यक्ष रूप से ला दिया गया। फिर 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन को 1772 में समाप्त कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि 1772 में वारेन हेस्टिंग्स आए और उन्होंने क्लाइव के द्वारा स्थापित जो द्वैत शासन की नीति थी 1772 में उसको समाप्त कर दिया। उसमें कई सारी कमियां भी थी। और इसके अलावा जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नायब दीवान थे मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय, उनको पदमुक्त कर दिया गया। और साथ ही जो इस प्रकार जो है बंगाल पर अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब बंगाल पे द्वैत शासन है तो अंग्रेज़ों का जो है अप्रत्यक्ष शासन है। लेकिन जब 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवान को हटा दिया, तो फिर बंगाल पर अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष शासन आ गया। अब प्रत्यक्ष शासन के लिए कुछ कानून लाने पड़ेंगे। तो उसी संदर्भ में 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है
और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया एक्ट था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रिटिश संसद थी उसने एक कानून पारित किया था और उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। ये पहला कानून था जो ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश भारत के संबंध में पास किया था और रेगुलेटिंग एक्ट से वारेन हेस्टिंग्स को जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इनसे पहले जो है लॉर्ड क्लाइव भारत जो है बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन अब उसमें गवर्नर में एक टर्म और ऐड कर दिया गया जनरल, और इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। बंगाल भारत में ब्रिटिश राजनीति का केंद्र बन गया और कंपनी ने यहीं से अपने साम्राज्य विस्तार को शुरू किया। तो आपको ध्यान रखना है कि बंगाल जो है आर्थिक दृष्टि से सबसे मजबूत प्रांत था उस समय भारत का, और बंगाल पर प्रभुत्व का मतलब था कि जो ब्रिटिश राजनीति का यह केंद्र बन गया, और यहीं से जो है कंपनी जो बंगाल में उसको जो दीवानी राजस्व वगैरह मिलता था, जो पैसे मिलते थे, उसको वो भारत के अन्य क्षेत्रों में जो अपना साम्राज्य विस्तार पर को जो है करने में लगाती थी। फिर आपको जो है 4 चार्टर एक्ट के बारे में ध्यान रखना है। इस क्रम में जो पहला चार्टर एक्ट आया था वो आया था 1793 में। 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो महत्वपूर्ण है। इसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चीन से व्यापार और चाय का व्यापार था उसको छोड़ के जो अन्य व्यापारिक एकाधिकार थे समाप्त कर दिए गए थे। तो आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसके तहत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चीन से व्यापार था एवं चाय का व्यापार था उसको छोड़कर जो अन्य व्यापारिक एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। फिर 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसके तहत आपको ध्यान रखना ये भी महत्वपूर्ण है, चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कंपनी के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया। यानी जो बचा खुचा इनका अधिकार था चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है राजनीतिक संस्था बन गई, इसके आर्थिक अधिकार छीन लिए गए। और साथ में जो बंगाल का गवर्नर जनरल बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आपका 1813 का चार्टर एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उस समय जो है बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और जो अन्य क्षेत्र थे ब्रिटिश भारत के अधीन वो गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आ गए। तो आपको ध्यान रखना। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत का जब प्रथम गवर्नर जनरल की बात आएगी तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपको ध्यान रखना, परीक्षा में कई बार पूछा गया कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो आपके थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर आगे बढ़ते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है इससे कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद ना चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दी गई। यानी कि अब जो ब्रिटिश संसद है वो जब भी चाहे तब वो कंपनी से जो है भारत पे जो अधिकार है वह छीन सकती है। तो जो है इसके बाद फिर जो है 1857 का विद्रोह होता है, और 1857 का विद्रोह होने के कारण 1858 का जो अधिनियम आता है उसके तहत जो कंपनी का जो शासन था भारत के ऊपर उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो कंपनी का जो शासन है उसको समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार कंपनी का शासन जो चला वो 1773 से 1858 तक। तो आपको यह चीज़ ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह आप अभी जो है रूपरेखा समझ रहे हैं, बाकी डिटेल में हम लोग आगे की कक्षाओं में करने वाले हैं। तो अभी मैं आपका बैकग्राउंड, आपकी पृष्ठभूमि के लिए जो भी अभ्यर्थी नए हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए, तो इसलिए आपको जो है ये रूपरेखा बताई जा रही है जिससे आपको समझने में आसानी रहे। फिर 1858 से 1947 का जो टाइम है वो आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन माना जाता है, जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर आते हैं हम लोग जो सबसे 1857 की क्रांति के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कानून आया वह था भारत के शासन को बेहतर बनाने के लिए 1858 का अधिनियम। तो आपको ध्यान रखना इसको। और इसके तहत भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारत राज्य सचिव द्वारा, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया बोला जाता था, तो उसके द्वारा संचालित करना था। और जिसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद, जिसको इंडिया काउंसिल बोला जाता है इंग्लिश में, तो 15 सदस्यीय जो है भारत परिषद की स्थापना हुई, और यह सलाहकारी प्रवृत्ति का संस्था था। तो भारत परिषद जो है वो सलाहकारी प्रवृत्ति का था। बाकी जो आपके भारत राज्य सचिव थे ये बहुत ही ज़्यादा इनको सशक्त कर दिया गया था। साथ में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का निर्णय लिया गया। और इसके अलावा जो है भारत के शासन से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों एवं कदमों पर भारतीय राज्य सचिव, सेक्रेटरी टू स्टेट ऑफ इंडिया की स्वीकृति अनिवार्य थी। यानी भारतीय राज्य सचिव के ऑर्डर के बिना, उनकी स्वीकृति के बिना जो है भारत के शासन से संबंधी कानून नहीं पास हो सकते थे। फिर आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1858 को, बहुत अच्छा फैक्ट है और
आपको ध्यान रखना, परीक्षा में कई बार पूछा गया। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, और इन्होंने जो है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा की थी। कहाँ पे की थी? तो आपका इलाहाबाद या प्रयागराज। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। और इसके बाद जो है ये साथियों आपका शाही दरबार लगा था। तो शाही दरबार जो है 1 नवंबर 1858 को। आपको ध्यान रखना है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ के लॉर्ड कैनिंग ने कब सुनाया था? तो 1 नवंबर 1858। और साथ में जो है महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी कब घोषित की गई थी? तो ये 1857 का जो दिल्ली का दरबार था, जो कि पहला दिल्ली का दरबार था। तो आपको ध्यान रखना है, आपका जो ये शाही दरबार है ये इलाहाबाद में या प्रयागराज में लगा था। और इसके अलावा जो महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई थी वो 1857 के दिल्ली दरबार में, जिसको दिल्ली का जो शाही दरबार लगा था उसमें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। 1858 से 1947 ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का शासन। तो इसमें जो है आपको पहले से ही पता है कि रानी विक्टोरिया जो है भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई थी 1 जनवरी 1877 को। तो आपके फैक्ट ध्यान रखना है, परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1 जनवरी 1877 के शाही दरबार के दौरान, जिसको दिल्ली दरबार भी कहा जाता है, उसमें घोषित किया गया। और साथ ही दूसरा जो दिल्ली दरबार लगा था वो 1913 में लगा था। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो 1911 का जो दिल्ली दरबार था ये आखिरी दिल्ली दरबार था। और ये सम्राट जॉर्ज पंचम इसमें स्वयं आए थे। और सम्राट जॉर्ज पंचम अपनी वाइफ मैरी के साथ में, यानी क्वीन मैरी के साथ में या महारानी मैरी के साथ में जो है, या रानी मैरी के साथ में आए थे 1911 में। तो आपको इतनी चीज़ें जो हैं ध्यान रखनी है। और परीक्षा दृष्टि से इसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं, तथ्य दिए गए, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यह आपकी रूपरेखा के लिए बेसिक क्लास थी, आधारभूत कक्षा थी। और इसके बाद जो है आपको जो है धीरे धीरे जो आधुनिक भारत का इतिहास है एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उससे संबंधित कक्षाओं को जो है आपको दिया जाएगा, जिससे आप बहुत आसानी से और बहुत ही सरल शब्दों में भारत के जो आधुनिक भारत का इतिहास है एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको समझ पाएंगे। एवं परीक्षा दृष्टि से आपके जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, वो चाहे बीपीएससी ट्री की परीक्षा रही हो, सारे प्रश्न आपको हो जाएंगे। इस चीज़ का दावा है चैनल की तरफ से। इसके अलावा यूपी पीसीएस प्री के जो भी अभ्यर्थी हैं तैयारी कर रहे हैं, उनको भी परीक्षा में यहाँ से संबंधित बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो है पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।